हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल घड़ी मौजूद है जो हमें गुजरते वक्त के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, ऐसा लगता है कि घड़ी की टिक टिक लगातार हमारा पीछा कर रही है। जब हम कोई एक्साइटिंग बातचीत में लग जाते हैं या फिर कोई मूवी देखने लगते हैं तो वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वक्त गुजरता ही नहीं और ये टिक टिक इरिटेट करने लगती है। हम सबके अंदर एक घड़ी मौजूद है जो कभी कभी इतना तेज़ी से चलती है कि हम नोटिस ही नहीं कर पाते, जबकि कभी कभी ये घड़ी वक्त का बोझ गधे की स्पीड से ढोती है और असल में हम सब वक्त का ये बोझ हर रोज ढोते हैं। इस समरी में आप अपनी साइकोलॉजिकल घड़ी के बारे में जानेंगे। क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्त भागा जा रहा है और कभी कभी लगता है कि ये मिनट हमेशा रहेगा। जानिए वक्त को लेकर आपके दिमाग की क्या समझ है और आप कैसे अपने वक्त को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि मुर्गे अपनी हैप्पीनेस को कितनी देर के लिए डीले कर सकते हैं, क्यों हमारी जिंदगी 3 सेकंड के इंटरवल की सीरीज की तरह है और कार क्रैश के दौरान हमारा दिमाग वक्त के बारे में क्या सोचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी के इन्वेंशन से पहले इंसान वक्त पर पकड़ कैसे रखता था? आखिरकार घड़ी को ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है। दरअसल हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल घड़ी है जो हमें टाइम ट्रैक करने में मदद करती है। सबसे पहले 1960 के दशक में ऑक्सफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट मिशेल ट्रेसमैन ने साइकोलॉजिकल घड़ी का आइडिया पेश किया था। ट्रेसमैन के मुताबिक हमारे दिमाग में एक पेसमेकर होता है जो कुछ वक्त के फर्क के बाद पल्सेस निकालता है। ये पल्सेस हमारे दिमाग में मौजूद काउंटर द्वारा कलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद इन पल्सेस की तादाद के आधार पर हमारा दिमाग गुजरे हुए वक्त का अंदाज़ा लगाता है। मिशेल का कहना है दिमाग में मौजूद काउंटर तभी इन टाइम पल्सेस को काउंट करता है जब हमारा ध्यान वक्त की तरफ होता है, जैसे कि किसी का इंतज़ार करते वक्त। वहीं दूसरी तरफ जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और वक्त का ध्यान नहीं होता तो बहुत कम ही पल्सेस काउंट की जाती हैं और तब हमें ऐसा लगता है जैसे वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। हाल ही में साइकोलॉजिकल क्लॉक पर दी गई थ्योरी बताती है किसी भी इवेंट में लगने वाली इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एनर्जी को मेजर करके हम उस इवेंट में लगने वाले वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि नए एक्सपीरियंसेस ज़्यादा वक्त तक ठहरते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी, थॉट्स और इमोशन की ज़रूरत पड़ती है। और गज़ब की बात तो ये है कि हमारे अंदर सिर्फ साइकोलॉजिकल क्लॉक ही नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल क्लॉक भी है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। हमारी बॉडी में डेली लाइट साइकिल की वजह से होने वाले रिस्पॉन्सेस को सर्कैडियन रिदम कहते हैं। सर्कैडियन रिदम का हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर दोपहर होने से पहले तक मेरी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ये स्लो होने लगती है। हमारी बॉडी सूरज की गैर मौजूदगी में भी सर्कैडियन रिदम को फॉलो करती है। 1960 के दशक में साइकोलॉजिस्ट जर्गन एशॉफ ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें वॉलंटियर्स को एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां नेचुरल लाइट आती थी। जर्गन एशॉफ ने नोटिस किया कि बाहरी दुनिया से अलग होने के बावजूद वॉलंटियर्स के अंदर सर्कैडियन रिदम एक्टिव था। इंसान फ्यूचर के सेटिस्फैक्शन के लिए अपने प्रेजेंट में मेहनत करता है। इंतज़ार करने की इस खासियत के चलते उसे बहुत फ़ायदे होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास फ़िलहाल पिज़्ज़ा की एक स्लाइस लेने का चांस है, लेकिन बाद में आप 2 स्लाइसेस ले सकते हैं। आप क्या चुनेंगे? हम आमतौर पर ऐसे मामलों में सोचते हैं कि कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। एनिमल किंगडम में खास तौर पर इंसानों के अंदर ही अपनी सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस डीले करने की खासियत होती है। कबूतर और मुर्गे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही इंतज़ार कर सकते हैं। इंसानों की तरह सिर्फ चिंपैंजी ही अपने रिवॉर्ड के लिए कई मिनटों तक इंतज़ार कर सकता है। आप हमेशा इस तरह की ग्रेटिफिकेशन डीले करते हैं। मिसाल के तौर पर अपने दोस्तों के साथ 1 घंटा खुशहाली से गुजारने के बजाय आप आने वाली मैराथन की ट्रेनिंग के लिए दौड़ने चले जाते हैं। आप फ्यूचर के बेहतर रिवॉर्ड्स के लिए मौजूदा रिवॉर्ड्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस हमें स्वैप करने के लिए इनकरेज करती हैं और फ्यूचर की सेटिस्फैक्शन के लिए प्रेजेंट की खुशियों को नज़रअंदाज करने की हमारी ख्वाहिशों को पैसों से जुड़े डिलेमास के जरिए पढ़ा जा सकता है।
मिसाल के तौर पर अगर हमें $45 अभी दिए जाएं और $50 अगले हफ्ते, तो हम में से ज़्यादातर लोग $45 फ़ौरन ले लेंगे और पैसा तुरंत हासिल करने के लिए $5 का प्रीमियम अदा कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रीमियम की कीमत बढ़ेगी, मुमकिन है कि हम इंतज़ार करना प्रेफर करेंगे। इंतज़ार करने की हमारी इस खासियत का बड़ा असर होता है। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों या एडल्ट्स में इंतज़ार करने की खासियत होती है, वो ओवरऑल बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। 1988 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने 4 से 5 साल के बच्चों के ऑटोमेटिक बिहेवियर को टेस्ट किया। इस टेस्ट के दौरान उन्होंने बच्चों को मार्शमैलो दिए और कहा कि या तो वो उसे फौरन खा सकते हैं या 15 मिनट बाद दूसरा मिलने के बाद दोनों एक साथ। मिशेल ने नतीजा निकाला कि जो बच्चे बेहतर रिजल्ट के लिए इंतजार कर सकते थे, वो फौरन एक्शन लेने वालों से बेहतर परफॉर्म करते हैं, स्कूल में बेहतर मार्क्स लाने से लेकर बेहतर करियर चुनने तक। हमारे दिमाग के लिए जिंदगी 3 सेकंड्स के इंटरवल की तरह है, जो आपस में शॉर्ट टर्म मेमोरी से जुड़ी हुई है। अगर आपने कभी म्यूजिकल रैंट देखा है, तो आपको वो फेमस सॉन्ग याद होगा जो पूछता है कि इंसान अपनी जिंदगी को कैसे मेजर करता है, दिन में, सनसेट के वक्त, आधी रात को या कॉफी की कप में। रिपोर्टर का मानना है कि हमारा दिमाग टाइम को इंटरवल के सीरीज के तौर पर समझता है। इनमें से हर इंटरवल 3 सेकंड का होता है। 1988 में जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट अर्न्स्ट पोपेल द्वारा किए गए एनालिसिस मुताबिक पोएम और सॉन्ग्स की बहुत सी लाइनें अनस्पोकन यूनिट से बनी होती हैं, जो कि लगभग 3 सेकंड तक रहता है। क्यों? हमारा दिमाग सुनने और देखने के लिए 3 सेकंड्स की वर्सेस को सबसे अट्रैक्टिव समझता है और हमारे दिमाग के हिसाब से यही यूनिट ऑफ नाउ है। मतलब जब हम अभी कहते हैं तो वह वक्त सिर्फ 3 सेकंड होता है। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ब्रिज की तरह काम करती है, जो प्रेजेंट मोमेंट की डोर को लॉन्ग टर्म मेमोरी से जोड़ती है। इसलिए जब आप किसी गाने को सुनते हैं तो उसमें 3 सेकंड्स की लाइनें आपस में जुड़कर पूरा सॉन्ग बनती हैं। या फिर जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, 3-3 सेकंड की इन्फॉर्मेशन आपस में मिलकर पूरी कहानी बनती है। आप जो भी पढ़ते हैं उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ने के कुछ मिनट बाद तक ही रहती है। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ब्रॉड स्टोरी में बदल जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के कुछ देर बाद उसकी बारीकियां नहीं, बल्कि ओवरऑल कहानी ही याद रहती है। हमारा दिमाग टाइम को कैसे समझता है, इसे लेकर लोगों में फर्क हो सकता है, लेकिन सिचुएशन में नहीं। लोग अपनी जिंदगी अलग अलग रफ्तार से जीते हैं। कुछ हवाओं पर सवार होते हैं तो कुछ लोग सुबह काम पर जाने के लिए तैयार होने में ही सदियां ले लेते हैं। रिसर्च बताती है कि ये कोई परसेप्शन नहीं है। हम में से हर कोई अपनी स्पीड के हिसाब से टाइम को प्रोसेस करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ईरा हर्श और कार्ल शेरिक ने 1960 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 2 नोट्स तेजी से एक सीक्वेंस में बजाए गए। उसके बाद पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि पहले हायर नोट सुनाई दिया या लोअर। अगर वह सही जवाब दे लेते तो दोनों नोट के बीच का टाइम इंटरवल कम कर दिया जाता, और ये तब तक जारी रहा जब तक पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई करने में फेल नहीं हो गए। इस मेथोडोलॉजी के जरिए रिसर्च वो लिमिट पहचानने में कामयाब रही जिस पर सब्जेक्ट 2 इवेंट्स के सीक्वेंस का पता लगा सकता है, और वह टाइम लिमिट है 20 मिली सेकेंड्स। उन्हें ये भी पता चला कि वह लिमिट अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग होती है। मतलब ये कि हो सकता है कि एक इंसान 23 मिली सेकेंड के टाइम डिफरेंस वाले 2 अलग अलग साउंड्स को पहचान ले, वहीं दूसरे को दोनों ही साउंड्स एक लग सकते हैं। इससे पता चलता है कि एक जैसे मिनट और सेकेंड एक्सपीरियंसेस करने के बावजूद पहले इंसान को दूसरे इंसान के कंपैरिजन में ज़्यादा वक्त का एहसास हो सकता है। मतलब उसे 2 इवेंट्स के बीच का टाइम डिफरेंस ज़्यादा लग सकता है। हालांकि हम में से हर शख्स टाइम को अलग स्पीड से प्रोसेस करता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि वक्त को लेकर हमारा पर्सनल परसेप्शन कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ये अपने आप में 2 अलग अलग बातें लगती हैं, क्योंकि जब सब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया जाता है तो वक्त का गुजरना कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लगता है। मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने कार क्रैश का एक्सपीरियंस किया है, उनके मुताबिक क्रैश से पहले और बाद में सब कुछ स्लो मोशन में लगता है। वक्त के बारे में हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव परसेप्शंस के बीच के फ़र्क को इन्वेस्टिगेट करने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड इंगलमैन सब्जेक्ट को थीम पार्क ले गए। वहाँ उन्होंने ये मेजर किया कि 31 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए वह कितनी जल्दी विजुअल इन्फॉर्मेशन को समझ और एनालाइज कर सकते हैं। इसके पीछे का आइडिया ये था कि अगर टाइम ऑब्जेक्टिवली स्लो हो जाता होगा तो उनकी परफॉर्मेंस लैब से बेहतर होगी।
हालांकि इंगलमैन को दोनों ही सिचुएशंस में सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क समझ नहीं आया, लेकिन टाइम के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव परसेप्शन को हाईलाइट करते हुए पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि टावर से गिरने के दौरान वक्त लंबा लग रहा था। एक्सपीरियंस के दौरान जितना तेजी से वक्त गुजरता हुआ महसूस होता है, रिट्रोस्पेक्ट में उतना ही स्लो हो जाता है। अगर इसको दूसरी तरह कहें तो किसी खास टाइम पीरियड की लंबाई उस वक्त ज़्यादा होती है जब हम उसे याद करते हैं और एक्चुअल एक्सपीरियंस के दौरान कम होती है। जब आप अपनी छुट्टियों को याद कर रहे हों तो आपको एहसास होगा कि कैसे शुरुआत के दिन आखिरी के दिनों से लंबे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम अपने पास्ट में हुई किसी इवेंट को याद करते हैं तो काम से भरा हुआ वह वक्त रूटीन के तौर पर बिताए गए उसी वक्त से लंबा लगता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मौजूदा वक्त हमें कम लगता है तो फ्यूचर में याद किए जाने पर यही वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। अपनी छुट्टियों के शुरुआती दिनों में आप नए माहौल में एडजस्ट होते हैं और ये नया बदलाव हमारी मेमोरी में ज़्यादा जगह लेता है। वहीं आखिरी के दिनों में एक रूटीन बन जाता है और ये रूटीन हमारी यादों में कम जगह लेता है। या फिर आप डॉक्टर के इंतज़ार में गुजरे हुए पिछले घंटे को याद कीजिए। ये हमारी मेमोरी में ज़्यादा जगह नहीं लेता। याद करते वक्त ऐसा लगेगा जैसे बस 2 मिनट में वह वक्त गुजर गया हो, लेकिन असल में 1 घंटे का इंतज़ार बहुत लंबा होता है, क्योंकि वेटिंग टाइम डेड टाइम होता है। उस वक्त के दौरान कुछ खास होता नहीं है, इसलिए आपके पास याद करने के लिए भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप उस 1 घंटे के दौरान किसी दिलचस्प इंसान से मिले हों और लगातार बातें हुई हों, अगर आप उस वक्त को याद करेंगे तो वह लंबा लगेगा, क्योंकि याद करने के लिए आपके पास बहुत सारी बातें और जोक्स हो सकते हैं, जबकि उस वक्त को असल में जीने के दौरान चीज़ें एकदम उलट थीं। जब आप मज़ा कर रहे होते हैं तो वक्त चुटकी बजाते हुए ही निकल जाता है और इंतज़ार करना तो सदियों सा लंबा लगता है। चलिए छुट्टियों वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं, लेकिन इस बार हम ये देखेंगे कि छुट्टी के दौरान का वक्त कैसा लगा। शुरुआत के कुछ दिन जब सब कुछ नया था और जानने के लिए भी बहुत कुछ था तो वक्त तेजी से गुजर रहा था, और आखिरी के कुछ दिनों में जब सब कुछ जाना पहचाना हो गया तो वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। और जब आप डॉक्टर के इंतजार में बैठे होते हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा लगता है वक्त रुक सा गया है। खुद को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने काम को फ्री टाइम से अलग रखिए और माइंडफुल रहिए ताकि आप जिंदगी की रफ्तार में सुकून हासिल कर सकें। आज के ज़माने में ज़िंदगी बिना ब्रेक के दौड़े जा रही है। हर कोई डेडलाइन पूरी करने, इवेंट अटेंड करने, अपनी हॉबी के लिए वक्त निकालने की जल्दबाजी में है। हालांकि इस बेकाबू स्पीड के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये स्ट्रेस के घेरे में भी डाल सकते हैं। आप ये समझकर अपनी मदद कर सकते हैं कि स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल फील करने की वजह से होता है। उसके बाद टू डू लिस्ट, स्केड्यूल और हासिल कर पाने वाले गोल सेट करने जैसे तरीके कामों को आसानी से पूरा कर लेने में मददगार साबित हो सकते हैं। जिंदगी की रफ्तार और क्वालिटी पर कंट्रोल रखने का दूसरा तरीका अपने काम को फ्री वक्त से अलग रखना है। मान लीजिए कि आप पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद घर जाकर भी ईमेल पढ़ने और लिखने जैसे ऑफिस के काम करने लगते हैं। आपको ये लग सकता है कि इन कामों को पूरा करके आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बेहतर तरीका अपने काम को फ्री वक्त से अलग रखना ही है। रिलैक्स करना और फ्री रहना सिर्फ आपकी खुशियों और सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि जब आप दोबारा काम करने बैठेंगे तो चैलेंजिंग काम आसानी से कर सकेंगे। और आखिर में प्रेजेंट मोमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए माइंडफुल मेडिटेशन अपनाइए। इसका मतलब किसी भी चीज़ के होने के दौरान उस पर ध्यान देना और बिना कोई नतीजा निकाले अपने दिमाग में आ रहे अच्छे और बुरे ख्यालों को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने कभी मेडिटेशन क्लास की होगी तो आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी, अपने मन को समुद्र की तरह समझिए और इमेजिन कीजिए कि इसमें जलन, गुस्सा, इनसिक्योरिटी जैसी कई नाव तैर रही हैं। इनमें से किसी पर भी जोर देने के बजाय लहरों की तरह बहते रहिए और उन्हें तैरने दीजिए। बहुत सारी मेडिकल साइकोलॉजी स्टडीज़ बताती हैं कि इस तरह का मेडिटेशन दर्द को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है, स्ट्रेस को कम कर देता है और दिमाग लगाने वाले कामों पर बढ़ती उम्र का असर नहीं होने देता। कुल मिलाकर इंसान के अंदर वक्त को समझने और चैलेंज का सामना करने की बहुत सारी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है।
इन परसेप्शंस को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में बदलने और वक्त की समझ को लेकर अलग अलग फिनोमेना को बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत ज़रूरी है। ये समरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं और अपना प्यार बनाए रखें।